हेलो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं। मैं हूँ डॉक्टर मनीष जायसवाल और इस वीडियो को बनाने का जो मोटिव है मेरा, बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे कि सर नीट 2020 का एग्ज़ाम क्या डिफिकल्ट होने वाला है, हमें एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी क्या रखनी चाहिए, टाइम मैनेज कैसे करना चाहिए, इतने कम समय में रिवीजन कैसे करना चाहिए या किस तरीके से हमको अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना चाहिए। कई स्टूडेंट ये भी कह रहे हैं कि मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है, नींद बहुत ज़्यादा आती है, क्या करना चाहिए। कई स्टूडेंट कह रहे हैं कि टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं, क्या करना चाहिए। तो इन्हीं बहुत सारे सवाल जो हैं, इस टाइप के सवाल जो हमारे दिमाग में आते हैं, उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, एग्ज़ाम में बहुत कम समय बचा हुआ है, इन द सेंस लगभग 2 महीने। तो सिंपल सी बात है, सभी स्टूडेंट के अंदर एक डर जो है, फियर है, एंग्जाइटी है, ये सारी चीज़ें आएंगी। ये बट नेचुरल है, ठीक है, ये कोई नई बात नहीं है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो दैट इज़ नेचुरल। अब मैं ये कह रहा हूँ कि इस डर से, इस टेंशन से, इस डिप्रेशन से कैसे निजात पाना है, ये आप पे डिपेंड करता है। वन बाय वन अगर हम क्वेश्चन पे बात करें तो पहला जो मैंने आपको बताया था कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने ये पूछा है कि क्या नीट 2020 का एग्जाम डिफिकल्ट होने वाला है। तो अकॉर्डिंग टू मी, एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर, एज अ डॉक्टर, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसका टेंशन आप मत लीजिए कि एग्जाम डिफिकल्ट होने वाला है, इजी होने वाला है, ठीक है। ज़्यादातर यूट्यूबर्स से अलग अलग वीडियोज़ में आपको बताया जाता है कि इस बार नीट का एग्जाम डिले हुआ है, पोस्टपोन्ड हुआ है, तो एग्जाम का पेपर डिफिकल्ट होगा। आप एक बात सोचिए कि नीट का एग्जाम मई में फर्स्ट वीक में होने वाला, 3 मई को। आपने भले प्रिपरेशन नहीं करी हुई थी, लेकिन एनटीए प्रिपेयर्ड था। इसका मतलब नीट का पेपर आपका ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो चुका है, क्योंकि वो ऑफलाइन मोड में होना है, प्रिंट करना पड़ता है। 16 लाख लोगों को एग्जाम देना है, ठीक है। ऑनलाइन नहीं है कि मैं इसे 1 या 2 दिन में प्रिपेयर कर लूँ। तो ऑफलाइन मोड में एग्जाम होना है। दैट मीन्स कि नीट का पेपर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो चुका है। और मेरी एनालिसिस ये कहती है, जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स मैंने एनालाइज किए हैं, तो मैंने ये देखा हुआ है कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। इसका मतलब नीट 2020 का पेपर भी डिफिकल्ट नहीं होने वाला है। तो आपको इसका टेंशन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, पेपर वैसा ही होगा जैसे प्रीवियस ईयर में। दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि नीट 2020 के प्रिपरेशन के लिए हमें रिवीजन स्ट्रेटजी या अभी लास्ट मोमेंट पे क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। अलग अलग स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं कि 1.5 महीने की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, 1 महीने की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, 15 डेज की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, ऐसे अलग अलग आपको करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा एक काम करो, कितने दिन बचे हैं आपके एग्जाम, ये आप एक रिवर्स ऑर्डर में डेट बना लो, ठीक है। जैसे सपोज आज 54 डेज बचे हैं, कल 53 डेज बचेंगे, 52 डेज बचेंगे, ये बना लो। देन आपको पता है कि देयर आर टोटल 3 सब्जेक्ट, ठीक है, 3 सब्जेक्ट हैं। कितने टॉपिक आपके रिवाइज ऑलरेडी हो चुके हैं, कितने टॉपिक का रिवीजन बचा हुआ है। अगर आप एक सिस्टमैटिक पूरी प्लान तरीके से चलेंगे तो आपको रिवीजन करना ज़्यादा इजी होगा। रैंडम चलना कभी भी फायदेमंद नहीं होता है। स्ट्रेटजी में आप सबसे पहले प्रायोरिटी पर रखिए अपना सिलेक्शन। सिलेक्शन कहने का मतलब यह है कि आप प्रीवियस 2-3 सालों के, गूगल में आपको कहीं भी मिल जाएगा, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वहाँ का कट ऑफ मार्क्स देख लीजिए अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग। आप अगर अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एसटी से बिलोंग करते हैं, एससी से या ओबीसी, उससे आप अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग प्रीवियस 2-3 सालों के कट ऑफ मार्क्स देख लीजिए, ठीक है। अब उससे आप एक टारगेट डिसाइड कर लीजिए कि मुझे 550 प्लस स्कोर करना है। तो स्ट्रैटेजी में पहली प्रायोरिटी क्या होना चाहिए, मेरा सिलेक्शन। मतलब अगर 550 नंबर आपको लगता है कि 550 नंबर लाने से मैं इस स्टेट में, इस कैटेगरी पे सेफ रहूंगा, तो आपको मिनिमम टारगेट कितना रखना है, 550। अब बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस जो है एक ऐसी चीज है जो कभी कंप्लीट नहीं होता, दैट इज कॉल्ड सिलेबस। तो आपको 100% नहीं करना है। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि 100% करने के चक्कर में कुछ भी नहीं करते। आपसे जितना बहुत अच्छे से बन सकता है, बहुत अच्छे से आप जितना प्रिपेयर कर सकते हैं, उतना ही करना है। अगर आप 70 to 75% सिलेबस भी कवर कर लेते हैं तो आप डेफिनेटली सिलेक्ट हो जाएंगे। तो सिलेबस का आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अब सिलेबस का इंपॉर्टेंस ये होता है कि मैंने देखा हुआ है कि ज़्यादातर जो नीट के पेपर्स आते हैं, इसमें प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, ये जो सिलेबस है, 90 to 95% क्वेश्चन सिलेबस से होते हैं एंड दे आर एनसीईआरटी बेस्ड। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स पे ये क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। तो अगर आप देखिए 90% भी स्कोर कर लेते हैं, सपोज एनसीईआरटी को प्रिपेयर करके या उस सिलेबस को फॉलो करके अगर 90% स्कोर कर लेते हैं, तो आप अपने स्टेट के टॉपर हैं। आपका रैंक क्या है, फर्स्ट रैंक है। ज़्यादा बाहर के चक्करों में मत पड़ो। बाहर की चीज़ों के, अलग अलग इंस्टीट्यूट में अलग अलग चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूट के टेस्ट में क्वेश्चन अलग अलग आते हैं, तो उनके चक्करों में मत पड़ो। आप एनसीईआरटी पे बिल्कुल फोकस करो। लास्ट के 2 मंथ में आपको पूरा फोकस कहाँ रखना है, आपकी एनसीईआरटी के बुक पे रखना है, एनसीईआरटी के सिलेबस पे रखना है। वो अगर आप कर लेते हो तो डेफिनेटली आप सिलेक्ट हो जाओगे। तीसरी चीज आती है रिवीजन स्ट्रैटेजी। तो रिवीजन स्ट्रैटेजी और टेस्ट देने का तरीका, आप में से कई स्टूडेंट अलग अलग इंस्टीट्यूट के टेस्ट भी दे रहे होंगे, कई स्टूडेंट के मार्क्स कम आते हैं इन बिटवीन दैट टेस्ट में। तो यार लास्ट मोमेंट चल रहा है, सपोज मैंने किसी इंस्टीट्यूट का ऑल इंडिया टेस्ट दिया, मेरे 300 350 नंबर आ गए, तो मैं थोड़ा सा डिप्रेशन में चला जाऊंगा, डिमोरलाइज हो जाऊंगा, ऐसा। बट ये भी नेचुरल चीज़ है,
क्यों? क्योंकि मुझे लगेगा जब मैं इसमें ऑल इंडिया में 300 350 नंबर ला रहा हूँ तो कैसे नीट के एग्जाम में 550 नंबर लाऊंगा। तो मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे ही कई स्टूडेंट्स हैं जिनका ऑल इंडिया लेवल पे अलग अलग टेस्ट में 300 350 नंबर आता था, लेकिन जब नीट का एग्जाम हुआ तो इनके मार्क्स 550 से ऊपर आए। क्यों ऐसा? अलग अलग इंस्टीट्यूट में टेस्ट का स्टैंडर्ड जो होता है वो अलग अलग होता है। इसमें कई क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन में, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन में पेपर्स जो होते हैं उसमें क्वेश्चन जो ऐसे होते हैं कि कुछ क्वेश्चन बाहर के होते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो किसी से न बनाए जा सके। तो आप इसका टेंशन मत लीजिए, आपसे जो बनता है उस पर फोकस करिए। अब जो नहीं बनता उसको धीरे 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 स्टेप वाइज आप क्या करिए, क्लियर करिए। जब आप रिवाइज कर रहे होते हैं किसी चैप्टर को, किसी टॉपिक को, किसी क्वेश्चन पेपर को, तो जब रिवीजन के टाइम पे भी ना आप एक अपना शॉर्ट नोट जरूर बनाइए। शॉर्ट नोट बनाने बहुत हेल्पफुल होता है एग्जाम में। लास्ट में 1-2 दिन जब बचा होता है तो हमारे पास जब शॉर्ट नोट्स होते हैं, लाइक फिजिक्स में कुछ फार्मूलेज लिखिए, केमिस्ट्री में कुछ रिएक्शन लिखिए, बायोलॉजी में कुछ फैक्ट लिखिए या कुछ साइंटिस्ट के नाम लिखिए। ये शॉर्ट नोट आपको फाइनल रिविजन के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, पेपर डिफिकल्ट नहीं आएगा, मैं फिर से आपको रिमाइंड कर रहा हूँ। इनकेस डिफिकल्ट आता भी है तो किसी भी क्वेश्चन पेपर की कैटेगरीज होते हैं। कैटेगरीज मतलब उस क्वेश्चन पेपर में जो अलग अलग क्वेश्चन है वो डिवाइड किया जाता है। लाइक कुछ इजी क्वेश्चन भी होते हैं, कुछ एवरेज क्वेश्चन होते हैं, कुछ मीडियम क्वेश्चन होते हैं और कुछ डिफिकल्ट होते हैं। तो डिफिकल्ट वाले सेगमेंट को अगर हम छोड़ भी दें तो 75% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बनाए जा सकते हैं। दैट मीन्स आप अपना प्रिपरेशन इस तरीके से रखिए कि जब आप एग्जाम दे के बाहर निकलते हैं तो आपको रिग्रेट न फील हो कि ये जो 75% क्वेश्चन है जो बनाए जा सकते थे ये भी आपसे ना बने। तो आप अपने प्रिपरेशन को बहुत अच्छे तरीके से करिए, अपना हार्डवर्क, अपना सारा मेहनत, आखिरी तक आपको हार नहीं मानना है। चलो थोड़े समय के लिए मैं ये छोड़ दूं सोचना कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। मेरा काम सिर्फ इतना है कि मुझे मेहनत करना है नीट के एग्जाम तक। जब तक मेरा एग्जाम नहीं हो जाता तब तक मैं मेहनत करूंगा, ताकि एग्जाम हॉल से बाहर निकलने के बाद जब मेरे हाथ में पेपर हो और मैं उसको देखूं तो मैं ये न मुझे फील हो कि यार काश ये बन सकता था, ये मैं कर सकता था, मेरे पास समय था, ये टॉपिक मैं पढ़ सकता था। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। दैट्स इट। अपना काम मुझे कंप्लीट करना ही है, एनी कंडीशन एनी हाउ। तो किसी भी टाइप का एंग्जाइटी या टेंशन लिए बिना आप बहुत ही पॉजिटिव माइंड से प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। डेफिनेटली आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। एक चीज और स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे हैं कि सर क्या नीट का एग्जाम फिर से पोस्टपोन होने वाला है? तो देखिए, भविष्य को कोई नहीं जानता। डेफिनेटली अभी इंडिया में कोविड-19 या कोरोना के केसेस बढ़ ही रहे हैं, तो लेकिन अभी सितंबर का टाइम काफ़ी समय बाद आने वाला है। जुलाई चल रहा है, अगस्त, देन सितंबर, तो हो सकता है उस समय तक काफ़ी सारी चीज़ें ठीक हो जाएं और अगस्त तक तो इसका वैक्सीन भी आ जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है, तो सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगा। तो मुझे अपनी प्रिपरेशन उसी के अकॉर्डिंग रखनी है कि 13 सितंबर को मुझे एग्जाम देना है, दैट्स इट। अगर उसके आगे पोस्टपोन होता है तो देखेंगे, फिर वो सारी दुनिया के लिए होगा, पूरे इंडिया के लिए होगा, मेरे अकेले के लिए तो पोस्टपोन नहीं होने वाला है। तो वो बात की बात है, उसके बारे में सोचेंगे। तो आप ये मत सोचिए या ये मत एक्सपेक्ट करिए कि इसका एग्जाम तो फिर से पोस्टपोन हो जाएगा। और सपोज 13 सितंबर को एग्जाम हो गया और जिन्होंने ये सोच लिया कि इसका एग्जाम पोस्टपोन होने वाला है, उनकी प्रिपरेशन तो गई फिर हाथ से। फिर क्या करेंगे ऐसे लोग? तो सिंपल सी बात है, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि एग्जाम पोस्टपोन होगा। एग्जाम चाहे पोस्टपोन हो या ना हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। मेरा टारगेट ये होना चाहिए कि 13 सितंबर को मैं रेडी रहूंगा एग्जाम देने के लिए। मेरा सारा कुछ जितना मुझे कंप्लीट करना था, जितना मुझे प्रिपेयर करना था, उतना मुझसे प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा कुछ पेरेंट्स ने भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि उनका क्या रोल होता है स्टूडेंट के सिलेक्शन में। तो देखिए, पहले ऐसा था कि जब कोरोना नहीं था तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पीजी में या हॉस्टल में रह के प्रिपरेशन कर रहे थे, बट अभी इंडिया के 99% स्टूडेंट, या आप कह सकते हैं 100% स्टूडेंट घरों में रह के प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो स्पेशली मेरा रिक्वेस्ट सभी पेरेंट्स से है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप पेरेंट्स हैं और आपका बच्चा, बेटा या बेटी नीट का प्रिपरेशन कर रहा है जो 2020 सितंबर में एग्जाम देने वाला है, तो आई रिक्वेस्ट यू पर्सनली कि आप उनको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कोऑपरेट करें, उनको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सपोर्ट करें। घर में एक ऐसा इन्वायरमेंट बना के रखें जिससे कि उनको पॉजिटिविटी, क्योंकि यहाँ पर पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। घर का इन्वायरमेंट, घर का वातावरण अगर पढ़ाई का नहीं होगा तो बच्चा डेफिनेटली नहीं पढ़ पाएगा और उसके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा ले लेते हैं, जैसे कि क्या होता है कि बच्चे घर में प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका अलग सेपरेट रूम है, वो सेपरेट रूम में स्टडी कर रहे हैं, लेकिन घर में क्या दिन भर शोर शराबा हो रहा है, लोग टीवी देख रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं, तो डेफिनेटली इन सब चीज़ों से हमको लगता है कि डिस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है, या बच्चा बोल देता है कि डिस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन डेफिनेटली डिस्ट्रक्शन हो रहा होता है। उसके माइंड में टीवी, सीरियल, मूवीज़, ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कोशिश करिए कि 1 या 2 महीने के लिए आप भी थोड़ा सेक्रीफाइस करिए एज ए पेरेंट्स। डेफिनेटली आप करते होंगे, नो डाउट। एक बच्चे के सिलेक्शन में पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा सा आप मैनेज करिए, सेक्रीफाइस करिए। नीट का एग्जाम हो जाएगा, डेफिनेटली रिजल्ट अच्छा आएगा, आपका बेटा डॉक्टर बनेगा या बेटी डॉक्टर बनेगी, तो डेफिनेटली आपको बहुत प्राउड फील होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।